अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। 14 घंटों से ज़ायद गुजर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बटग्राम के इलाके में 7 तलबा समेत 8 अफराद को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन अब तक जारी है। ISPR के मुताबिक अब तक 5 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन की क़यादत GOC SSG कर रहे हैं। आज सुबह 7:45 पर जब बटग्राम के इलाके अलाई में 7 तालिब इल्मों समेत 8 अफराद चेयर लिफ्ट यानी डोली के जरिए स्कूल जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही चेयर लिफ्ट यानी डोली की एक रस्सी टूट गई और फिर कुछ ही फासले के बाद डोली की दूसरी रस्सी भी टूट गई, जिससे ये डोली ज़मीन से 600 फीट की बुलंदी पर एक ही केबल के सहारे फ़ज़ा में लटक गई और चेयर लिफ्ट का बैलेंस मुतासिर हो गया। कई घंटों तक इस चेयर लिफ्ट में सवार अफराद, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल थे, वो बेयारो मददगार फंसे रहे। पहले इलाकाई इंतजामिया हरकत में आई और फिर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत की वजह से बाकायदा पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सुबह 11:45 पर आर्मी के हेलीकॉप्टर ने जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया और फिर 2 बजे फिर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, मगर तेज़ हवाओं और डोली से 30 फीट बुलंदी पर एक और केबल की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह एक कमांडो ने इब्तिदा में डोली के करीब जाने की कोशिश की और तेज़ हवाओं और डोली के ऊपर मौजूद एक और केबल वायर की वजह से मुश्किलात पेश आईं। बैलेंस मुतासिर होता रहा। 3 कोशिशों के बावजूद रेस्क्यू में मुश्किलात पेश आईं। इस दौरान चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों के बेहोश होने की इतलात भी सामने आई और ये खबर भी सामने आई कि फंसे अफराद के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर बाकायदा चौथी कोशिश में पाक फौज के कमांडोज को कामयाबी मिली। आप देख सकते हैं कि कैसे हार्नेस के जरिए चेयर लिफ्ट में मौजूद 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, यानी 6:30 तक स्लिंग ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। अब ये एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन था क्योंकि मुतासरा चेयर लिफ्ट से 30 फीट की बुलंदी पर एक और केबल वायर की मौजूदगी और तेज़ हवाओं की वजह से बच्चों को चेयर लिफ्ट से निकालना माहिरीन के मुताबिक इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा था। माहिरीन इस हवाले से जो न्यूज़ पर तबसरा भी कर रहे थे, तफसीलात भी बता रहे थे। ये खबर भी आ रही थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो हवाओं का प्रेशर पैदा हो रहा है उससे डोली का बैलेंस मजीद बिगड़ सकता है, मगर इन मुश्किलात के बावजूद बहुत एहतियात से 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद बाकी अफराद को भी तेज़ी से रेस्क्यू करने की कोशिशें की गई, मगर फिर अंधेरा होने की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन रोकना पड़ा और फिर बाकी 6 अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया और शुमारी इलाका जहाज से केबल क्रॉसिंग के माहिरीन को बुलाया गया। चेयर लिफ्ट जिस केबल वायर पर लटकी हुई थी उसी तार पर एक छोटी डोली डालकर मुतासर डोली के करीब पहुंचाने के अमल का आगाज़ किया गया और ये इतलात आई कि खाने पीने की चीज़ें भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले ISPR ने बयान जारी किया है कि मज़ीद 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी अब तक 5 बच्चों को इस ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी 3 अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से कोई भी अहम पेशरफ सामने आएगी तो हम आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सितंबर में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और ये वो महीना होगा जिसे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है। उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 25 दिन रह गए हैं और उससे पहले उनके पास कई अहम केसेस लगे हुए हैं जिनके फैसले मुल्की सियासत पर अहम असर डाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ को भी उनसे ही उम्मीदें हैं। तहरीक इंसाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर मुमलिकत की मंजूरी के तनाज़े को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर चुकी है, मगर उससे पहले आज एक और दरख्वास्त गुजार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और उन्होंने इस पूरे तनाज़े की तहकीकात की इस्तदा कर दी है। दिलचस्प बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ को 16 सितंबर से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कई मामलात में रिलीफ की तवक्कात है, तो नून लीग पर उम्मीद है कि सितंबर उनके कायद नवाज शरीफ की वापसी का महीना है। खुद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उनकी नवाज शरीफ से तवील मुलाकात भी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान 5 अगस्त से अटक जेल में कैद हैं और तोशा खाना केस में सजा काट रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, जिस पर PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ आज एक सख्त बयान जारी किया है और उन्हें ओहदे से हटवाने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। तहम PTI को अब भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि चेयरमैन PTI को वहां से ही रिलीफ मिल सकता है। कल का दिन इस लिहाज से अहम होगा क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन PTI की 3 अपीलों पर समाअत मुकर्रर है, जिन पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी समाअत करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी जिन अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होनी है वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक गैर मौसर करार दी जा सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो अपीलें दायर की हुई हैं वो तोशाखाना केस के ट्रायल से मुताल्लिक हैं, जो कि 5 अगस्त को ही मुकम्मल हो गया था और उसका फैसला आ गया था और इमरान खान को सजा
सुना दी गई थी और इस वक्त वो वही सजा काट रहे हैं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि ट्रायल कोर्ट के हतमी फैसले के 17 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट उसके ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तें कैसे सुनेगी और कैसे ट्रायल पर कोई हुक्म जारी करेगी। और अगर ऐसा होता है तो ट्रायल कोर्ट के हतमी फैसले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा चेयरमैन पीटीआई की अपील का क्या बनेगा। आज भी चेयरमैन पीटीआई की अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की, लेकिन एक दफ़ा फिर चेयरमैन पीटीआई को कोई उबूरी रिलीफ नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि केस का रिकॉर्ड मंगवाया था, क्या वो आ गया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने मुसद्दिका रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तो अदालत ने उनसे कहा कि हम कुछ वक्त देंगे। इस पर अमजद परवेज ने इस्तदा की कि कम से कम 10 दिन का वक्त दरकार है, मुझे केस का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी नहीं मिल सका है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दी गई है। मेरी इस्तदा है कि मुझे तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त देने की मुखालफत करता हूँ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब किया था। चेयरमैन पीटीआई को कोई रियायत नहीं चाहिए, वो बुनियादी हक मांग रहे हैं। मेरी इस्तदा है कि आज ही सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की जाए, आज ही उस पर फैसला किया जाए। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई को सुनाई गई सजा गैर कानूनी है। सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दायर करने की इजाजत देने का इख्तियार नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने एक दिन का भी वक्त दिए बगैर फैसला सुनाया था। ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा तक खत्म कर दिया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा किया कि 12-15 दिन बाद केस लगा है, आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हम ना खोसा साहब की बात मानते हैं और ना आपकी बात मानते हैं, हम इस केस को परसों के लिए रख लेते हैं। तो अमजद परवेज ने कहा कि फिर ऐसा करें कि कम से कम पीर को समाअत रख लें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत 24 अगस्त यानी परसों तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा इस बेंच ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी और अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि समझ नहीं आ रहा है कि आपको मुलाकात से क्यों रोका गया है। मैंने तो कहा था कि 2-3 वकला मुलाकात के लिए चले जाएं और ज़्यादा रश ना हो। इसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। मगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील को जुमेरात तक मुलतवी करने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एलामिया के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी तौर पर अलग करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक बना दिया है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। मामला इल्तवा में डालने का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिले का दवाम है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी तहरीक इंसाफ की तवक्कात चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से वाबस्ता है, जिन्हें रिटायर होने में अब सिर्फ 25 दिन रहते हैं और इन 25 दिनों में उन्हें कई अहम मुकदमात के फैसले करने हैं, जिनमें नैब तरामीम से मुताल्लिक केस भी शामिल है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि वो अगर अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला नहीं करते तो शर्मिंदगी का बाइस होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच की भी खुद सरबराही कर रहे हैं। 13 अप्रैल से उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है, जिसकी वजह से खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस आवाजें उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ये केस भी निपटाना है, अगर वो निपटाना चाहें। इसके साथ साथ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच की सरबराही भी खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं और ये भी अहम होगा कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला सुनाते हैं या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में मुश्तरका मफादात काउंसिल के मरदमशुमारी के नताइज के इजरा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर मुल्क में आम इंतखाबात कराने का पाबंद किया जाए। ये दरख्वास्त भी मुल्क की सियासत के हवाले से अहम है, लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस ने इस पर समाअत मुकर्रर नहीं की है। जबकि ताज़ा तरीन मामला यानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत न करने का मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले की तहकीकात की इस्तदा की गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया हुआ है। देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जिन्होंने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है, वो इस तनाज़े को टेकअप करते हैं या नहीं करते हैं।
और उनकी रिटायरमेंट से पहले चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के मामलों को बहुत करीब से कवर करने वाले दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हसनात मलिक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में बहुत कम दिन रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद, रेफरेंस का ऐलान, तनकीद और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। आपको लगता है कि अगले 25 दिन में कोई रिलीफ मिल सकता है इमरान खान साहब को? देखिए शाहजेब, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा क्राइसिस है, वहाँ तकसीम है। अगर चीफ जस्टिस चाहें कि इमरान खान को वो कोई रिलीफ दें और कंप्लीट जस्टिस यानी आर्टिकल 187 के तहत इमरान खान के जो वो समझ रहे हैं कि जो उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, उनको कोई रिलीफ वो देना चाहें, उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि सारे जजेस एक पेज पे फुल कोर्ट बनाया जाए। इस वक्त चीफ जस्टिस कोई भी फैसला करते हैं, इस पे रिव्यू हो जाना है 25 दिन बाद, और ये फैसले फिर जो है वो रिवर्स भी हो सकते हैं। और उनके साथ क्या उनके जो अपने हम ख्याल जजेस हैं, इन हालात में क्या वो उनके साथ इन केसेस में बैठना भी चाहेंगे या नहीं। अमूमन हमने देखा है कि जब चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब हो तो उनका अपना स्टाफ भी इज्तनाब करता है कि कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शन लेने से। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बाकी जो पीटीआई की तरफ से भी मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी भी उन्होंने भी ब्लंडर किया है। जो जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से उन्होंने इतनी सख्त स्टेटमेंट जो उनकी कोर कमेटी की तरफ से जारी हुई, अब इस स्टेटमेंट के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए भी मुश्किल हो गया है कि वो पीटीआई इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर अटैक हो कि ये जज जो है वो बायस हैं, बायस की बात होगी तो फिर माजी में पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे बड़ी शिकायत थी, साकिब निसार साहब के हवाले से नून लीग को बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इवन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन उन बेंचेस का हिस्सा रहे जिनमें ऐसे फैसले आए जो अभी तक उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लेकिन ये नहीं कि अंदर विद इन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी की कंसर्न जो है वो उनको इंडोर्स करे, ये बड़ा मुश्किल है कि जी, बल्कि इसका नुकसान होगा। और अब जो कल सोचा जा रहा था कि जी कोई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान को देंगे, वो मुश्किल है। उस बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसमें, एक तो मामला जैसे आपने बताया कि इंफ्रक्चुअस हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, एक दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले को उठाना है इस केस को। तो लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो पीटीआई या इमरान खान की उम्मीद नहीं तोड़ रहे। कोई ना कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कोई एक आध केस ऐसा वो लगा देते हैं जिससे पीटीआई को फिर उम्मीद जो है वो नज़र आती है कि जी उनको कोई जो है बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कि वो इस हवाले से अभी तक उनको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। इवन जो पंजाब असम्बली में के इंतखाबात के हवाले से भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला था वो भी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि उम्मीद उनकी कायम है 25 दिन में। लेकिन जो अगर ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह अभी तकसीम है, इसी तरह तकसीम डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा, एक रेफरेंस का ऐलान, सख्त किस्म के फैसले और प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से और मुतादिद मामलात में उम्मीदें, खासतौर से जो इमरान खान साहब को रिलीफ का मामला है, आपको लग रहा है कि उम्मीद बर आ सकती है? देखिए, मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो मायूसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अंदर वो आया है। आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस में जिस तरह का जारहाना रवैया सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से सामने आया, फिर उसका माहौल ये था कि अदालत में जो रोस्टम है, रोस्टम के ऊपर हम ये देखते हैं कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के जो वकला हैं उनका बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पर कब्ज़ा होता है और वो खड़े होते हैं और पैक्ड जो है वो कोर्ट होती है। और उसमें जो है वो इतने सारे वकला की मौजूदगी के अंदर एक ऑफेंसिव जो है वो आज सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो किया। तो और फिर उसके बाद ये रेफरेंस दाखिल करने की और फिर पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से आने वाला बयान, तो ये साफ जाहिर है कि वो एक दबाव अदालतों के ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस केस को मज़ीद पोलिटिसाइज करके और अवामी राय जो है वो अपने हक़ में ली जाए। तो उसका अभी तक तो उनको फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जब भी एग्रेसिव पॉलिसी आती है तो फिर उसके बाद आप ये देख लें कि हुमायूं दिलावर के मुकदमे के अंदर वहाँ पर यही कार्रवाई होती रही, तो उससे कोई
फ्रूटफुल उनके ऊपर वो जो नहीं आ सके। दूसरी बात ये है कि अगर रेफरेंस दाखिल करने की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे भी जाएगा तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सवाल ये उठेगा कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, जो कि कल बेंच का हिस्सा हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत मौजूद है पहले से ही, तो उसका फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा। तो एक वो लंबा प्रोसेस है। तो ये पीटीआई की एक जारहाना हिकमत अमली है। दूसरी बात यह है कि कल की समात के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो अदालती फ़ैसले हैं, मतलब कोटला अरब अली ख़ान के जो एक MNA हैं PPMLN के, उनका एक मुकदमा था, उसमें अपील की स्टेज के ऊपर उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और फिर उसको मामले को अलग कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है, उसकी वजह से 184(3) के इख्तियार के हवाले से जब भी ये इख्तियार एक्सरसाइज करने की कोशिश होगी तो फिर हमें जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस याया अफरीदी जैसे नोट जो हैं वो फिर सामने आते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता है फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट होगी कि अगर कल इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई रिलीफ देने की भी बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत उस तरफ जाएगी। दूसरा जो है वो बिल्कुल उम्मीद की बात करते हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब की जो है वो पिटीशन, जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके फैसले को कलअदम करार देने के वाले से वो काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तक वो उसको फिक्स नहीं किया गया, गो कि उसमें नंबर लग चुका है। लेकिन जहाँ पे ये दूसरी तरफ ये इतना बड़ा रिलीफ अपील की स्टेज के ऊपर, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत इस मामले के ऊपर या उमर अता बंदयाल साहब अब जबकि उनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर खुद को इन्वॉल्व करेंगे। तो हसरत मलिक साहब, ये जो फिर ज़ाहिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मामला है, तहरीक इंसाफ भी कहती है कि जब अदालत में इस मामले को चैलेंज करेंगे, CCI के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट बार ने, और जिसकी ज़ाहिर भी समाअत नहीं फिक्स हुई है, 25 दिन बाकी हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस या फिर अगले चीफ जस्टिस, आपको लगता है ये मामला बहरहाल एक कानूनी पेचीदगी बनेगा, एक आईनी बहरान होगा जो कि मुल्क में आ सकता है? जी बिल्कुल शाहजेब, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फ़ैसला जो है फ़ाइनल सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला, गो कि हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में इतनी ये पावर ले ली है और कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो आप हमारे पास आएँ। तो अब भी जो लग रहा है और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अब भी इनडायरेक्टली यही कहा गया कि आप इस मैटर को जो डिलिमिटेशन का है इसमें आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और कहा कि जी हम डिलिमिटेशन करेंगे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन हमने देखा कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी जो हैं वो उन्होंने पटिशन कर दी। बड़ा एडवांटेज ये जो इस वक्त जो है वो ये है आबिद ज़ुबैरी साहब को कि उनका जो मुखालिफ ग्रुप है, जो वकला का जो धड़ा इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा ग्रुप कहते हैं, उससे भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी प्रेस रीज आई है कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने हैं। प्रोविंशियल बार कौंसिल की भी प्रेस रीज आई हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो इस पोजीशन में मे बी ना हो कि वो कोई फाइनल फैसला कर सकें, क्योंकि फुल कोर्ट उस तरह बनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक वो फैसला नहीं करते तो जस्टिस काजी फैसला किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, और 13 अप्रैल से वो सुप्रीम कोर्ट के मामला एक स्टे आर्डर से चला रहे हैं। लेकिन यह है कि जस्टिस काजी फैसला के टेनोर में ये मामला आना है इलेक्शन का, और जस्टिस काजी फैसला पे भी ये बड़ा सबसे बड़ा टेस्ट उनका यही होना है कि इलेक्शन कब होने हैं। जो ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है, ये भी बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, डीलिमिटेशन की भी है, ये इंटरप्रिटेशन का मामला बहरहाल है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आखिर में डिसाइड करना है। और ये अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जो है जिसके चांसेस कम है तो ये जस्टिस काजी फैसला जब ओहदा संभालेंगे तो शुरू में ही ये मामला जो है यही आएगा उनके सामने। सिंह साहब, आप भी समझते हैं कि ये एक क्राइसिस होगा और होगा तो ईसा साहब के टेन्योर में होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? देखिए, अदालतों के लिए कोई चैलेंज की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई चैलेंज नहीं होता है। मसला सिर्फ ये है कि उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया है
उसकी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बजाय इसके कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती, वो एक फ़र्जी अदालत, मोइस जाफरी ने अपना आर्टिकल लिखा था कि एक वो रूप इख्तियार कर लिया कि उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है जो अभी नैब तरमीम के केस के अंदर उन्होंने लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रद्द भी हो सकता है और बरकरार भी रह सकता है, लेकिन अगर बरकरार रहा तो फिर उसके बाद इस अरसे में, जिस अरसे से में वो नाफिजुल अमल होगा, और क्योंकि वो नाफिजुल अमल उस वक्त से होगा जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो बना था, तो इस दौरान होने वाले 184(3) के तहत फैसलों की तश्कील के लिए बनाए गए बेंचेस जो हैं वो कोरम नॉन जुडिस होंगे, यानी उनके अदालती फैसलों की हैसियत नहीं होगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो डिवाइड जो है वो कैसे ख़त्म की जाए, और उसके रास्ते के अंदर रुकावट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। लगता नहीं है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने ओहदे के इख्तिताम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला कर सकें, और जब ये नहीं होगा तो फिर अगली एक सूरत हाल बनेगी, और वो सूरत हाल ये बनती है कि बेंच जो है वो टूटेगा, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं, तो फिर बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसी सूरत में जब अगर वो पेंडिंग भी हो, और जैसे कि इन जज साहबान की राय है कि फुल कोर्ट बना दी जाए, और काजी फाइज ईसा जो है वो आके पहले फुल कोर्ट बना के और 184(3) के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा, और एक फुल कोर्ट का फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी के लिए भी उस पर अमल ना करना मसले का हल, उसके लिए मसाइल खड़े ज़रूर करेगा। बहुत शुक्रिया कानूनी राय आपने सुनी। आगे मामला कैसे होने जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत के हवाले से तनाज़े आया, जिसमें उनके सेक्रेटरी ने भी उन्हें जवाब दे दिया कि यहीं ख़त्म हो गया है या मामला आगे बढ़ेगा, क्या होगा बात करेंगे इसके बाद। खैबर पख्तूनख्वा के बडग्राम के इलाके में 7 तलबा समेत 8 अफराद को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन अब तक जारी है। जो लास्ट अपडेट आई थी उसमें ISPR के मुताबिक अब तक 5 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन की क़यादत GOC SSG कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात आएंगी हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, कितने मज़ीद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इतवार से मुसलसल हमें एक गैर यकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है। जब से सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया था, अपने सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया था, सेक्रेटरी ने जवाब दे दिया था। बात करेंगे आसमा शिराजी साहब और उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा साहबा, ज़ाहिर है सदर साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, अपने सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, सेक्रेटरी ने जवाबी ख़त लिखा और ये भी कहा कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, किसी भी फोरम पर देने को तैयार हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला की बात हो रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले या अदालत इस मामले को देखे। इसके अलावा भी कोई तहकीकात होगी या बस मामला आगे बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि निगरान हुकूमत तो कह रही है कानून अपनी जगह पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। ताहाल तो एक इस्लामाबाद में मुहीब सी खामोशी है, और ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा बन सकती है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं हुई। जो 2 दिन पहले उनका ट्वीट आया संडे के दिन, और उसके बाद से फिर जो हलचल मची, उसके बाद वक़ार अहमद साहब का ख़त आ गया, और उसके बाद आज हुमैरा अहमद साहिबा जिनके लिए कहा गया था उन्होंने इनकार कर दिया। और ये एक हम मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर इस बात के ऊपर बात हो रही है कि एक हाईएस्ट जो ओहदा है पाकिस्तान का, यानी रियासत के सरबराह के ख़िलाफ़ तहकीकाती कमेटी बनाना या उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, ये एक इंतहाई अलग, यानी इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई मामला देखने को नहीं मिला। तो उसकी सूरत में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ख़ुद सदर मुमलिकत ने सिर्फ अपने सेक्रेटरी को हटाया है, और उनकी तरफ से भी कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं देती। यानी अगर वो इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि वक़ार अहमद साहब ने यहाँ तक जवाब में कह दिया कि वो अभी भी वहीं मौजूद है, वो तमाम बिल जो कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि वो भेज दिए, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि वो वहीं के वहीं मौजूद है। उसके बावजूद कोई इस मामले के ऊपर सदर मुमलिकत का बयान ना आना, कोई ट्वीट ना आना, कोई प्रेसिडेंसी से हिलजुल ना होना, किसी तहकीकात का ऐलान ना होना, और दूसरी तरफ भी खामोशी होना, यानी निगरान सेटअप के हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सोच समझ के अमल किया जाएगा, मगर ये कहना कि इसके ऊपर तहकीकात नहीं होगी या इसके
कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ कबल अज़ वक्त होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, इस पर तहकीकात भी हो सकती हैं। सिर्फ तरीक़ाकार जो है मेरा ख्याल है उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। बच्ची साहब, आप बताइएगा कि आपको लग रहा है कि ये मामला आगे बढ़ेगा? अगर सदर पाकिस्तान की हुक्म अदूली हुई है तो जाहिर एक बहुत संगीन मामला है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं दस्तावेजी सबूत के साथ अपने दिफा के लिए तैयार हूँ। ये एक अलग संगीन मामला है। कवानीन जो बने हैं दो, उनके ऊपर वैसे ही तनकीद हो रही है कि जिस किस्म के कवानीन वो थे। आगे बढ़ेगा मामला, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? क्योंकि निगरान हुकूमत तो कह रही है कि जी ये तो अब कानून की शक्ल में मौजूद है, मगर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कानून नहीं बने हैं। देखें शाहजेब, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो सदर के लिए कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं, और सदर ने ख़ुद एक जवाज़ फ्राहम किया है। तो गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब सवाल ये होता है कि क्या सदर का मुहासबा हो सकता है या सदर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इस मामले में सदर की जो अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ऐसा हो नहीं सकती। ये चीज़ जो है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ नई हो रही हैं, कोई पहले कभी किसी सदर ने इस तरह का काम नहीं किया जो कि अलवी साहब ने किया है, तो ऐसी कोई नज़ीर भी पहले मौजूद नहीं है। और अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगी, सदर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जाएगी, और बिलखुसूस जब जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से जवाब भी आ गया। इल्ज़ामात जो हैं वो सदर साहब ने लगाए थे, सेक्रेटरी इसमें मुलज़म थे, उनकी तरफ से जवाब आ गया। मुझे ये लग रहा है कि अब सदर साहब जो हैं जो उन्होंने ट्वीट किया, या जो इज़हार नदामत है या इज़हार मुलामत है, या जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम लगाया, वो एक ओवरऑल एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्सरसाइज हुई है, जिसका एक तो सेक्रेटरी भी नहीं बदलेंगे, सेक्रेटरी उन्हीं के साथ इनको काम करना पड़ेगा। जो मुल्ज़म है और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो इकट्ठे ही काम करेंगे। बाकी जो हुमैरा अहमद हैं उनके बारे में ये आज मीडिया में चली भी बातें, मैंने कोई चेक भी कराया और मुझे ये पता चला कि चूँकि उनकी अभी नई तैनाती हुई थी, जो हेरिटेज डिवीज़न है जो हमारी वजारत सकाफ़त है उधर उनकी एज अ सेक्रेटरी नई तैनाती हुई थी, और उन्होंने कल अभी चार्ज संभाला था। तो जब उनको पूछा गया, सदर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने उनसे पूछा कि क्या आप जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा जी कि आप ये देख लें कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है, बाकी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं इधर ही रहूँगी। यानी कि मेरी कोई इस बारे में कोई ऐसी कोई राय नहीं है। यानी कि मुझे मेरे लिए दोनों जगह पर काम करना या कोई तीसरी जगह पर भी भेजने के मैं उधर चले जाऊँगी। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उन्होंने भी पूछा तो उनको भी उन्होंने यही जवाब दिया। और अगर मैं इनका भी अगर आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो जब PDM की गवर्नमेंट थी तो हुमैरा जो हैं ये सेक्रेटरी नारकोटिक्स थी। इससे पहले ये इन्हीं सदर के साथ यानी कि सदर अलवी के साथ वो एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। तो जब इनकी 22वें में प्रमोशन हुई तो इनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स बनाया गया, और ये जो शाहजैन भुगती थे उनके साथ थी, तो उधर भी इनका एक इख्तलाफ सामने आया कि शाहजैन जो हैं वो चाह रहे थे कि कोई बंग के हवाले से बंग को कानूनी इसको लीगलाइज किया जाए, जो कि एक ड्रग भी है। तो इस पे कोई इनका इख्तलाफ चल रहा था जी कि उन्होंने कहा कि पहले आप वजारत दाखिला, वजारत कानून और वजारत खारजा से इस बारे में राय लें, क्योंकि फैटिव से हम अभी नए नए निकले हैं, कोई हमारे लिए एक नया इशू क्रिएट ना हो जाए। तो यही जो इख्तलाफ है वो अल्टीमेटली सबब बना के उनकी उधर से भी उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद से जब जो ही ये निगरान दौर आया है तो जो इनको नई असाइनमेंट मिली वो सकाफत की थी, जिसका उन्होंने कल ही चार्ज संभाला है, और उस दौरान सदर साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। तो इस मामले में उन्होंने कोई अपनी वाज़ेह राय नहीं दी। तो मुझे ये लग रहा है अभी कोई जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो इतलात आ रही हैं कि उनका भी कोई कहना है कि ये अब चूँकि इलेक्शन का फेज़ शुरू हो गया है तो जो तकर्री तबादले जो हो चुके थे वो ही रहेंगे। तो बज़ाहिर यही लगता है कि सदर साहब जो हैं अपने सेक्रेटरी जिन पर इल्ज़ाम लगाए हैं उन्हीं के साथ गुजारा करेंगे, और जो है मिलकर जो है वो
जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी सवालो जवाब का सिलसिला इनका चलता रहेगा। आसमा साहब, ऐसी सूरत में ज़रा एक तोशाखाना का मामला है जिसमें गिरफ्तार हैं इमरान खान साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि जो मामला हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की बात कर रही है। साइफर के मामले पर अलग तहकीकात शुरू हो गई हैं। शामी कुरैशी साहब अरेस्टेड हैं। कोई रिलीफ का इम्कान नज़र आता है इस सारे के सारे सिनेरियो में इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के लिए? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि उनको रिलीफ किस हद तक मिलता है। मसलन आज भी तोशाखाना की जो समाअत हुई थी वो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि तैयारी नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर 24 अगस्त तक जो है वो अब मामला चला गया। तो रिलीफ के तो अदालत के इख्तियार में है कि वो इस मामले पे करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है वो जिस तरह का रद्दमल वो दे रही है और जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, वो ज़ाहिर है कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो थोड़ी देर पहले हमने अलामिया भी देखा है उनके हवाले से। तो वो एक अपनी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक बहुत अहम केस इसी मामले के ऊपर है जिसमें मुतफरिक जो दरखास्तें हैं खान साहब की वो उनको सुना जाएगा। उसके ऊपर अगर कोई रिलीफ मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकता है। इम्कानात हर चीज़ के मौजूद होते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, ये दोनों जो कवानीन हैं उनके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो अगर यहाँ से उनको रिलीफ मिल भी जाएगा तो इम्कान इस बात का है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले जो मामले के अंदर या साइफर की तहकीकात के अंदर वो शायद अंदर ही रहे। और जाहिर है कि अगर वो गिरफ्तार हैं और वहीं पे गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है तो वो फौरी तौर पर इंतज़ामिया जो है उनको वहीं पर रखेगी। तो लगता है ऐसे नहीं है कि कोई बहुत जल्द रिलीफ का इम्कान हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं। और अगर बेंच आप देख रहे हैं, जो बेंच है वो उसमें भी चीफ जस्टिस साहब खुद भी उसमें मौजूद हैं, मज़ाहिर नकवी साहब हैं, तो मंदुखेल साहब भी हैं। तो अभी वो मामला जो है वो काफ़ी देखने के लायक होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर क्या सूरत हाल सामने आती है। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, जो जमात है इस वक्त जिसमें ज़्यादा वकला हैं, वो एक लगता है ऐसे है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं और उनको लगता है कि खान साहब की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन नहीं है। और उन पे प्रेशर जो है वो पार्टी का और ख़ुद खान साहब का भी बहुत ज़्यादा है, जो उनकी मुलाकातें अपने लॉयर्स के साथ है, जो बनता भी है किसी भी कैदी का किसी भी हवाले से। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, इससे ऐसे लगता है कि अगर अगली पेशी के ऊपर भी इसी तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स हुए या ताख़ीर हुई या ताख़ीरी हरबे हुए दोनों तरफ से, अगर ज़ाहिर है कि खान साहब की तरफ से तो नहीं होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुए तो फिर तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उनका जो लबो लहजा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देखें शदीद गुस्से में हैं वो। और उमर चीमा साहब, एक बहस ये है कि जी नए कानून बने या नहीं बने, और फिर दूसरी बहस ये है कि बन गए तो इमरान खान साहब या फिर शामी कुरैशी साहब का जो साइफर का मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में वो तरमीम शुदा कानून के तहत होगा या पुराने कानून के तहत। मैं आपका और रज़ा सैयद साहब का जो प्रोग्राम है टॉक शो, उसमें देख रहा था कि आपकी बात हुई है FIA के ज़राए से। क्या कह रहे हैं FIA के ज़राए कि नए कानून में तरमीम से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तरमीम शुदा ना हो और वो कानून ना एग्जिस्ट करते हो तो क्या होता है? देखिए, इस बारे में FIA के लोग, उनकी ये ओपिनियन है कि चूँकि इमरान खान पर जब FIR हुई तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम कौन सा कानून लागू था, कौन सा कानून नाफिज था। तो वो जो नए वाला कानून है जो तरमीम शुदा है, यानी कि वो नहीं था, तो उन पर जो कार्रवाई होगी वो पुराने कानून के तहत ही होगी। उस पर कोई ऐसा नए कानून का इतलाक़ इस हवाले से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF प्रोग्राम होने और निगरां हुकूमत के आने के बाद भी मुसलसल रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला बरकरार है और आज डॉलर इंटरबैंक में 299 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में आज 312 रुपए तक भी डॉलर दस्तयाब था। रेट 306 रुपए का बताया जा रहा था। इंटरबैंक में रुपया मजीद 1 रुपये 88 पैसे गिर गया। मगर इस वक्त मसला यह है कि रुपया एक तरफ इंटरबैंक में गिर रहा है तो दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी मजीद गिर रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अगर ओपन मार्केट में रुपए की कदर नहीं संभलेगी तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि IMF की शर्त के तहत 5 दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में औसत फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी तकरीबन 4 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जुलाई के महीने में करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर वापस आ गया है और 80 करोड़ डॉलर रहा है, और इसकी वजह बरामदात और तरसीलात ज़र का गिरना और इसके साथ साथ दरामदात का बैकलॉग क्लियर करना है। जुलाई के महीने में बरामदात सिर्फ
$2.1 अरब और तरसीलात ज़र सिर्फ $2 अरब रहीं, जो इस माली साल के बरामदात के $30 अरब और तरसीलात ज़र के $33 अरब के टारगेट के हिसाब से बहुत कम है। दूसरी तरफ हुकूमत ने पूरे साल के लिए FBR के रेवेन्यूज़ में 30% इजाफे का टारगेट रखा है, मगर जुलाई के महीने में FBR के रेवेन्यूज़ में महज 17% की ग्रोथ नजर आई है, जो माली साल के पहले महीने के लिए अच्छा आगाज़ नहीं है। बात करेंगे मौसी तजियाकार खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। मुसलसल रुपए पर प्रेशर है ओपन मार्केट में भी, फिर हमें नज़र आ रहा है कि वो फॉलो हो रहा है इंटरबैंक में भी, ये क्या वजूहात नज़र आती हैं? शुक्रिया शाहजेब। देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है 1.25% का, कि आप जो है ओपन मार्केट का जो रेट होगा वो तकरीबन 1.25% गैप के साथ होगा इंटरबैंक का। ये इन इटसेल्फ जो है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, सही पॉलिसी है। ये कह लें कि इस बेंचमार्क को रिवाइज करना होगा, रिविजिट करना होगा IMF के साथ। उसकी वजह यह है कि अगर आप ओवरऑल पूरे साल की हमारी फाइनेंसिंग नीड्स देखें तो वो $35 अरब हैं, यानी कि 22-23 अरब डॉलर का आपने जो है वो कर्जा अदा करना है बैरूनी, और उसके साथ तकरीबन कोई 10-11 अरब डॉलर का आपको बिलियन डॉलर्स चाहिए आपको, जो कि आपको इकोनॉमी रन करने के लिए चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो ये अगर टोटल $35 बिलियन की रिक्वायरमेंट है तो नेट रिक्वायरमेंट पर डे निकलती है $95 मिलियन, यानी कि डिमांड जो है आपकी डॉलर की वो $95 मिलियन पर डे की है। और ओपन मार्केट की अगर आप डिमांड देखें तो रफली $4 से $5 मिलियन तक आ गई है। ये पहले होती थी कोई 10-15 मिलियन, अब कम हुई है पिछले 2-3 महीनों में। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि 95% अगर इंटरबैंक जो है मार्केट में डिमांड है डॉलर की, तो जो रेट है वो ओपन मार्केट क्यों ड्राइव कर रही है? क्योंकि ओपन मार्केट में भी 2 मार्केट्स हैं, एक तो वही हवाला हुंडी की मार्केट है, दूसरी इनफॉर्मल मार्केट इटसेल्फ है जो ओपन मार्केट है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ओपन मार्केट ड्राइव करेगी 95% जो वॉल्यूम कर रहा है उस मार्केट को, तो आपके यहाँ ये रेट रुकेगा नहीं, ये अननेसेसरीली जो है वो डिवैल्यूएशन होती जाएगी, जो कि हमें इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये बात ठीक है, मगर जो 1.25% IMF ने रखा वो इस वजह से रखा कि पहले इंटरबैंक को मैनेज किया जा रहा था, गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट इंटरबैंक का फर्क बढ़ गया, रेमिटेंसेस हमारी मुसलसल गिरना शुरू हो गई, और अभी भी हम देख रहे हैं ना रेमिटेंसेस का नंबर अच्छा है ना एक्सपोर्ट्स का अच्छा है। तो वो भी हमने देखा है कि आर्टिफिशियली जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। एब्सोल्युटली। देखिए, अब वो पॉलिसी नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब स्टेट बैंक के पास ये इंटरवेंशन करने का, स्टेट बैंक का SBA हुआ है, SBA के अंदर स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जाता है स्टेट बैंक का कि उसने क्या लाएअमल इख्तियार करना है, तो वो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इंटर बैंक जो है ऑलरेडी अब जो है मार्केट ड्रिवन है, और वो देखिए ज़्यादा फॉर्मल मार्केट है, ज़्यादा वेल रेगुलेटेड मार्केट है, वेल गवर्नड मार्केट है, और 95% वॉल्यूम वहाँ हो रहा है। तो क्यों ना उस मार्केट का रेट जो है फॉलो किया जाए, रादर देन ये कि ये 5% मार्केट जिसमें 2 रेट चल रहे हैं। शाहजेब, अगर आपके पास टिकट है, पासपोर्ट है, आपके पास जो है वीजा है, तो आपको वो रेट मिलेगा जो कि ऑप्शनल रेट है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आपको 6-7 रुपए 8 रुपए ऊपर। मगर अगर ऐसी कंडीशन रख दें कि जो ओपन मार्केट फॉलो करेगी इंटरबैंक को, तो फिर जो ग्रे मार्केट है वो दोबारा पैदा हो जाएगी, फिर 3 मार्केट्स होंगी, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो उस वक्त था जब आप इंटरबैंक को कंट्रोल कर रहे थे आर्टिफिशियली। आज आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि देखें इंपोर्ट्स खुल रही हैं, आपका रुपया वीक रहेगा, ये बात ठीक है। $6 अरब की आपको डेट की सर्विसिंग भी करनी है अगले 6 महीनों में, फिर आपके LCs रिटायर हो रही है, फिर आपके डिविडेंड पेमेंट्स भी होनी है, तो रुपया वीक रहेगा। लेकिन जो एक्सेसिव वीकनेस है ना, इस वजह से कि क्योंकि ओपन मार्केट में आप डॉलर को आपने सही गवर्न नहीं किया हुआ, और मैनिपुलेशन भी हो रही है, होर्डिंग भी हो रही है, और साथ में 2 रेट चल रहे हैं, तो उसको तो कंट्रोल करेगी। उसकी वजह से ओपन इंटरबैंक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंटरबैंक फॉलो नहीं करती तो वही होगा शाहजेब कि रेमिटेंसेस फिर ओपन मार्केट में उतरना शुरू हो जाएगी, हवाला हुंडी मार्केट और मजीद बढ़ जाएगी, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेंथन करना है इंटरबैंक मार्केट को, उसको आपने डिमांड सप्लाई बेस करना है, वो सही मार्केट है। उसकी वजह से ये मार्केट भी रहेगी जैसे पहले होता था। लेकिन जो बीच में पैच आया था ये बेसिकली इसलिए था कि इंटरबैंक को कंट्रोल किया जा रहा था, अब नहीं कंट्रोल किया जा रहा। तो मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, अदरवाइज आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा रुपये जो है वो डिवैल्यू हो जाएगा। आपके 2 इसमें आउटकम्स हो गए, इन्फ्लेशन आपकी रुकेगी नहीं, 42% इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट होती है इंपोर्ट प्राइसेस की वजह से, और अगर ये डिवैल्यूएशन चलती रहे और इंटरबैंक अगर ओपन मार्केट को फॉलो करता रहा जो कि इनफॉर्मल मार्केट है, तो आपके यहाँ जो है ना डिवैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, आपके कर्जे बढ़ जाएंगे। 10 रुपए बढ़ने से 1 ट्रिलियन। बहुत शुक्रिया गुस्सा सुनिए, आगे मान लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।